गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अगस्त 18 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ई बसेस के बारे में। ई बसेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस और किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो इंडिया की हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने के लिए। हालांकि ये टॉपिक रिपीटेड सा है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी इनिशियली हमारी एनालिसिस देखना शुरू किया उनके लिए नया टॉपिक हो सकता है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बढ़िया सा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। और मेंस के लिए स्पेशली ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेंस। चलिए, जेंडर स्टीरियोटाइप एंड द जेंडर इक्वालिटी, इसके बारे में आज बात करेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में या हमारे जो लोकल कोर्ट्स होते हैं उनमें बहुत बार जो जजमेंट्स दी जाती हैं उनमें किस तरह से महिलाओं को वो एक स्टीरियोटाइप किया जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू किया है, हैंडबुक इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वीमेन को अभी स्टीरियोटाइप नहीं किया जाए। तो क्या वो पूरा मामला है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक वीमेन वाले इश्यूज के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे नजर आया, स्पेशली मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए मुझे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है ये। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो एक और टॉपिक हमारा जो है वो जुडिशरी वाले सेक्शन से आता है। किस तरह से हमारे कोर्ट्स जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए हैं, उन प्रोग्राम्स का बेनिफिट क्या है, उन प्रोग्राम्स का चैलेंजेस क्या है, मतलब कंसर्न्स क्या है, वो हम थोड़ा यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करेंगे और एक नई ऐप के बारे में बात करेंगे जो कि अभी लॉन्च की गई है फ्लड के लिए। ठीक है, जो फ्लड की हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं उसके लिए किया गया है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आज 18 तारीख है और आज से हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाला। ये कोर्स लास्ट वीक भी लॉन्च हुआ था और इस बार भी लॉन्च हुआ है। तो ऐसा होगा कि हर वीक हम लोग इस कोर्स को एक्सटेंड करने वाले हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एवरी वीक भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डिले करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप 2024 के लिए एम कर रहे हो तो बिल्कुल भी डिले मत करिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। 40 दिनों में आपकी एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है कि किस सब्जेक्ट के लिए किस तरह से आपको आंसर लिखना होता है। उसके बाद आराम से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो या पीयर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपके आंसर की इवेल्युएशन वगैरह होती है। यहाँ पे आप कर सकते हो। स्पेशली जो स्टूडेंट हमारे जिन्होंने साल भर का मेंटरशिप प्रोग्राम लिया हुआ है उनको 40% का इसमें ऑलरेडी डिस्काउंट है। हालांकि फीस मुझे लगता नहीं, पहले भी काफी ज्यादा है। इट इज ओनली 5500 रुपीज। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो आपको आंसर राइटिंग में भी डिस्काउंट मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको मिलता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है अगर आपकी इंटरव्यू कॉल आती है तो। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, मेंटरशिप 1-to-1 सेशन होते हैं, इवन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है जिसमें 30 से ज्यादा प्लस जो है आपको टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। फाउंडेशन कोर्स में आपका लगभग साल भर का 9, 10, 11 महीने आपका पूरा कोर्स चलता है, क्लासेस चलती हैं, नोट्स आपके बनवाए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी करवाई जाती है, डेली क्विज होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो खैर टेस्ट सीरीज वगैरह, डेली क्विज वगैरह सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। अगर आपको करंट अफेयर कवर करना है तो 2 साल का आपको करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको मैं रोज बताता हूँ। और 2 साल के बिना भी काम नहीं चलने वाला है, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आप अगर इनिशियली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो जब तक एग्जाम आता है तो एक अच्छी कमांड आपकी हो जाती है सारे टॉपिक्स के ऊपर। और हर सैटरडे को, आज तो फ्राइडे है तो कल हम लोग, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कल पहली क्लास कर सकते हो। पूरे वीक का करंट अफेयर आपको कवर करवाया जाता है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। एक अच्छी खासी डिस्कशंस यहाँ पे होती हैं और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो कैबिनेट नोड फॉर द 1000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज। तो बेसिकली सरकार ने ये मन बना लिया है कि अभी हम लोग इंडिया में बहुत सारी सिटीज के अंदर ई बसेस चलाने वाले हैं। अभी फिलहाल खासकर जो मेट्रो सिटीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन सरकार ने जो नया प्रोग्राम चलाया है पीएम ई बस सेवा स्कीम, जिसके तहत सरकार ने जो है 57,613 करोड़ रुपीस देने की बात कही है। मतलब अलॉटमेंट काफी ज्यादा कर दिया गया है, तो काफी ज्यादा बसेस यहाँ पे खरीदी जाएंगी। 169 सिटीज के अंदर इनिशियली 10,000 बसेस को परचेज किया जाएगा और ये किया जाएगा पीपीपी मॉडल पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया जाएगा। उसके अलावा फिर बाद में इसमें कुछ और सिटीज को हम लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं ग्रीन मोबिलिटी
के अंदर में, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको ग्रीन करना है। ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। इस ये ऐप एग्जांपल देने के लिए आपके काम आ सकता है। स्पेशली इस प्रोग्राम के बारे में आपको कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, इतना छोटे टॉपिक से सवाल नहीं पूछता यूपीएससी। लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ग्रीन डेवलपमेंट और फॉर टू कम्बाट द क्लाइमेट चेंज, टू टू चेंज आवर इकोनॉमी इन द टुवर्ड्स द ग्रीन इकोनॉमी, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे ये एक एग्जाम्पल देने के काम आता है। आप एक लाइन में एग्जांपल दे दीजिए कि हम लोगों ने पीएम ई बस सेवा चलाई है, या फिर स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिस्कशंस, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स, तो वहां पे आप इसकी बात कर सकते हो, राइट। या फिर आपके पास इनिशिएटिव में आपको डोमेस्टिक इनिशिएटिव लिखना होता है तो डोमेस्टिक इनिशिएटिव में भी आप ये लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस टॉपिक को लेके चलिए, बहुत डिटेल में टॉपिक में अंदर जाने की रिक्वायरमेंट आपका सच नहीं है। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे पास होते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, फुल होते हैं, प्लग इन होते हैं और फ्यूल सेल वाले होते हैं। फ्यूल सेल वालों में तो आप ये समझ लीजिए बैटरी होती है आपके पास, ठीक है। और जिस तरह से हमारे जो टीवी के रिमोट चलते हैं बेसिकली, ठीक है, उस रिमोट की तरह वो चलते हैं, उनके अंदर सेल होते हैं। और यहाँ पे तो ऑफकोर्स सेल का काम बड़ी बैटरी करती है, तो उस तरह से आप उसको काम कर सकते हो। हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है, यहाँ पे इंटरनल कंबस्शन इंजन भी होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर इंजन नहीं होता है भैया, इंजन अगर हो गया तो इलेक्ट्रिक कैसे हो गया वो, ठीक है। इंजन पेट्रोल डीजल वाले में होता है, इलेक्ट्रिक वाले में मोटर होती है। और वो मोटर किससे चलती है? बैटरी से चलती है। उसे कहते हैं फुल ईवी, जिसके अंदर इंजन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ बैटरी होती है, ठीक है। आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। हाइब्रिड के अंदर दोनों होते हैं, इसके अंदर इंजन भी होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जिससे बाद में मोटर चलती है। इसके अंदर दोनों चीजें यूज होती हैं। प्लग इन हाइब्रिड में आप समझ ही गए होंगे, इसके नाम से लिखा हुआ है, इसके अंदर काफी बड़ी बैटरी होती है। तो चाहे वो ब्रेकिंग हो, चाहे वो हैंडलिंग हो, मूवमेंट हो, हर चीज जो है वो इस बैटरी के द्वारा की जाती है। तो इसलिए इसमें काफी बड़ी बैटरी होती है। तीन चार तरह का होता है, मैंने आपको ये करवाया था पहले भी। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे हम लोग इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है हर गवर्नमेंट के द्वारा। आप यूरोप चले जाएं, स्कैंडिनेवियन वगैरह कंट्री चले जाएं। लेकिन हम लोग अगर बात करें स्पेशली इंडिया की, इंडिया इतना फोकस क्यों कर रहा है? सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे क्रूड ऑयल, राइट। क्रूड ऑयल के लिए हम लोग मोस्टली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये इंपोर्ट मोस्टली हम लोग कहाँ से करते हैं? ये मिडिल ईस्ट कंट्री से करते हैं। खैर आजकल तो हम लोग रशिया से भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट से करते हैं। और जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। और जितना डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा उतना ही हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डाउन होता है। और हमें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारा पैसा यहाँ से बचा सकते हैं। सबसे पहला पर्पज तो हमारा ये है पैसा, राइट। दूसरा जो हमारे यहाँ पे पर्पज है वो ऑब्वियसली बात है, हम लोग एयर क्वालिटी की बात करते हैं, राइट। हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं, हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं। अब सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे वो कम पोल्यूशन करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर अगर क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं उनको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी होती है उनके अंदर। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए भैया आपको कम से कम पावर तो चाहिए, कम से कम। अब ये पावर कहाँ से आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पावर जनरेट हो रही है क्लीन क्लीन सोर्स से, जैसे सोलर या फिर विंड से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सोलर विंड से जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, एकदम एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर आपकी कोल से आ रही है तो भैया इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पोल्यूशन जनरेट कर ही रहे हो इनडायरेक्टली। लेकिन यस, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करेंगे तो एक मार्केट में, एक समाज में, सोसाइटी में, कंज्यूमर के मन में एक बात जाती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोशन मिलता है, एनकरेजमेंट होती है। और जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में ज्यादा होते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो बैटरी मेकिंग करती हैं कंपनीज, या जो पावर जनरेशन कंपनी होती हैं, वो भी ज्यादातर क्लीन सोर्स की तरफ अपने आप ही मूव होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है। और मार्केट में, क्योंकि क्लीन सोर्सेज से बिजली को जनरेट करना थोड़ा महंगा पड़ता है, इनिशियली इनिशियली महंगा पड़ता है, बाद में सस्ता पड़ता है। तो प्राइवेट कंपनी को इंसेंटिव मिलता है अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर वो खरीदते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इससे जो है फिर बाद में हमारा ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन होता है
वो भी डेफिनेटली काफी डाउन चला जाता है। और हमारे जो इंटरनेशनल टारगेट्स होते हैं, जैसे हमारा पंचामृत होता है, तो वो भी हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं नई नई मार्केट के अंदर। यस, एक नया इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है। आज चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, बैटरी मेकिंग वगैरह की बात करें, चाहे आप रिपेयरिंग वगैरह की बात करो, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करो, तो बहुत सारी जॉब्स इस मार्केट में नई नई क्रिएट होती हैं। और हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया पंचामृत वगैरह, वो हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, राइट। और इन सबको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे चलाई हुई हैं, एज यू कैन सी। जैसे हम लोगों ने स्कीम चलाई थी फेम, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2015 में हम लोग इसको लॉन्च किया था, 2 फेज में लॉन्च किया था, ठीक है। जिसमें इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो नेटवर्क है, जो ग्रिड है, जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, उनकी संख्या बढ़ानी है और प्रमोट करना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को। कुछ गाइडलाइंस भी इशू की गई थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जिसमें कई सारे जो लॉज थे पहले, रेगुलेशन वाले लॉज, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया था। और जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी भी कमर्शलाइजेशन किया गया है और कई सारी प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। पीएलआई स्कीम भी हम लोगों ने चलाई है भैया, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जो हमारे जो केमिस्ट्री सेल्स होते हैं या जो हमारे ई सेल्स होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये चलाया था। वो सब हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि पता है आपको, हर चीज के अंदर चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पे भी चैलेंज है। पहली बात तो सब्सिडी। अगर ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी के ऊपर ही भरोसा करेंगी तो वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगी। और सब्सिडी देने से क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके ऊपर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन पड़ता ही है, राइट। इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में उनको बता ही दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी ज्यादातर जो बिजली है वो फोसिल फ्यूल यानी कि कोल वगैरह से ही जनरेट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। चार्जिंग नेटवर्क की समस्या हमारे यहाँ पे है, हमारे खासकर जो विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज हैं, डेजर्ट हैं, हिली माउंटेन एरियाज हैं, वहां पे आप चार्जिंग स्टेशन कैसे लगाओगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अब मान लो चंडीगढ़ में चार्जिंग स्टेशन है, आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, आप चंडीगढ़ से गाड़ी लेके मोहाली चले गए, और मोहाली से आप गाड़ी लेके जो है मनाली चले गए, लेकिन पहाड़ी एरिया में तो चार्जिंग स्टेशन नहीं है। आप डेजर्ट में चले गए तो आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी भैया? वो तो खड़ी रह जाएगी। ये समस्याएं हैं। तो पूरी की पूरी जो आपकी जर्नी होती है, ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जहां मर्जी से आप चार्ज कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स भी यहाँ पे कुछ नजर आते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी होती है वो काफी एक्सप्लोजिव होती हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है कि जो अगर 1 to 1 या फिर आमने सामने की टक्कर होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डायरेक्ट टक्कर हो जाती है, किसी पेड़ से टकरा गया, कहीं कुछ टकरा गया, तो इसके अंदर ब्लास्ट भी होते देखे गए हैं। तो उस सिनेरियो में ये थोड़ी कम सेफ होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल व्हीकल्स। इसकी रीसेलिंग वैल्यू भी काफी कम है। अब भैया आपने आज गाड़ी ले लिया 15 लाख रुपए का, आपको मन किया 2 साल के बाद उसको बेच देंगे, तो 15 लाख का वो 5 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। ये भी यहाँ पे बड़ी समस्या है, रीसेलिंग वैल्यू काफी कम है। उसके अलावा लिथियम, कोबाल्ट, निकल वगैरह, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं, क्रिटिकल एनिमल्स मिनरल्स होते हैं, ये हमारे पास है नहीं। तो इसे लेके हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, चाइना वगैरह के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। स्किल लेबर फोर्स भी हमारे यहाँ पे काफी कम है। तो ये कुछ चीजें तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे हैं। लेकिन एक जो चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, वो थोड़ा इन स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए पीएम फेम इंडिया जो है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन के अंदर इसको चलाया गया था। फेम इंडिया स्कीम को 3 फेज में चलाया गया था। पहला फेज 2015 में चलाया गया था, दूसरा फेज जो है 2019 में चलाया गया है, और तीसरा फेज जो हम लोगों ने 2022 को बेसिकली एक्सटेंड कर दिया है। ये तीसरा फेज भी कह सकते हो या सेकंड फेज की एक्सटेंशन भी कह सकते हो। तो पहले इसको, क्योंकि 2020 में तो भाई 19 20 में तो हमारा कोविड ही हो गया था, तो टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने उसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया, अभी फाइनली उसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। 4 एरिया के ऊपर यहाँ पे फोकस की जाती है। डिमांड क्रिएट करनी है मार्केट में, पायलट प्रोजेक्ट चलाने हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और इस सारे के सारे केस में एक और इशू यहाँ पे आता है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, ये डिमांड कम से कम 2 सेक्टर में बढ़नी चाहिए। एक हमारी बढ़नी चाहिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है वो, और एक प्राइवेट, ठीक है। अब प्राइवेट व्हीकल में भी 2 तरह के हो सकते हैं, आपके पर्सनल यूज वाले भी हो सकते हैं और आपके कमर्शियल यूज वाले भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास मेरी बाइक है, मेरी खुद की गाड़ी है, तो वो मेरी प्राइवेट हो गया। कमर्शियल के लिए आप जो गाड़ियां वगैरह यूज करते हो, ट्रक वगैरह यूज करते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गवर्नमेंट
जो सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसी के तहत जो हम लोगों ने ई बसेस जो है वो हम लोग चलाने की बात कर रहे हैं, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये चीजें आ जाए। तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके अलावा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक टॉपिक आता है कि भैया नाइजर के अंदर जो मिलिट्री कूप हुआ है, हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो कई सारे इंडियन ऐसे हैं 300 350 के आसपास जो कि नाइजर के अंदर अभी फंसे हुए हैं। उनको इवैक्यूएट करने का अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा खास इनिशिएटिव लिया नहीं गया है। वो फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ इंडियंस जो नाइजर में थे वो वहां से बाहर चले गए हैं दूसरी कंट्री में। बेनिन, बेनिन जो है पड़ोसी कंट्री है नाइजर का, वो दोनों की आपस में बाउंड्री शेयर करती है। तो मोस्टली जो इंडियन वहां पे हैं आपको वो केरला से नजर आएंगे। कहीं सर्विस सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में आपको नजर आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कुछ लोग करते हैं। मेडिकल सेक्टर में भी जो है कुछ लोग आपको वहां पे नजर आएंगे नाइजर के अंदर जो काम करते हैं। तो नाइजर की लोकेशन एक तो आपको जरूरी है पता होना चाहिए, एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछ सकता है। देखिए, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, इधर से आगे आपका बेनिन, बुर्किना फासो और माली, ये कंट्री सराउंड करते हैं। इनकी बाउंड्री टच करती है नाइजर को। आपको इनके नाम पे रट्टा मार लेना है। आपसे वो पूछेगा। नेमे जो है वो नाइजर की कैपिटल होती है, और जो नाइजर रिवर के ऊपर ही बनी हुई है। तो नाइजर रिवर का नाम ही बेसिकली नाइजर के ऊपर रखा गया है। और ये नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना आपने। ठीक है, सहारा डेजर्ट का ये पार्ट है, साहेल का भी पार्ट है। और माली वगैरह में, बुर्किना फासो में, यहाँ पे भी मिलिट्री कूप होते रहते हैं। और वही मिलिट्री कूप जो है नाइजर में भी हो गया। नाइजर अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये फ्रांस की ना कॉलोनी हुआ करती थी। आज भी यहाँ पे आपको फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के बहुत सारे ट्रूप्स देखने को मिलते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पे हुई। उसके बाद लेक चाड आप देख सकते हो, ये लेक चाड है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंट्री है चाड। यहाँ पे है जी नाइजीरिया, और यहाँ पे है नाइजर। तो लेक चाड को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं? चाड, नाइजीरिया और नाइजर। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन सिर्फ मुझे आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देनी थी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Fighting stereotypes. Court guidelines on the gender typecasting can be a catalyst for the change. ये बड़ी अच्छी न्यूज आई है। देखिए, हिस्टोरिकली अंग्रेजों के जमाने से और आप आज भी बात करें, बहुत बार जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं, उनके अंदर महिलाओं को लेके एक ऐसी ऐसी टर्म्स यूज की जाती हैं जो कि स्टीरियोटाइप है। मतलब वो वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट में आप ये कह सकते हो। जैसे कई बार जजमेंट सुनाई जाती है तो उसमें कैसे कैसे वर्ड यूज किए जाते हैं? कीप वर्ड यूज किया जाता है, अफेयर वर्ड यूज किया जाता है, अडल्ट्रेस वर्ड यूज किया जाता है, ड्यूटीफुल वाइफ, हाउस वाइफ, चेस्ट वुमन, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं जजमेंट सुनाते हुए। जैसे मान लो किसी महिला का अफेयर चल रहा है, कोर्ट का यह कहना है कि आप अफेयर वर्ड का यूज मत करिए। ठीक है, आप रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, आप इस वर्ड का यूज कीजिए। अफेयर वर्ड जो है वो स्टीरियोटाइप करता है वीमेन को। अडल्टर्स, आप इस वर्ड का यूज मत करिए। इसकी जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? वीमेन हु हैज एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। आप अडल्ट्रेस वर्ड का यूज मत करिए, चेस्ट वर्ड का यूज मत करिए, ड्यूटीफुल वाइफ का यूज मत करिए, हाउस वाइफ का यूज मत करिए। क्या यूज करिए? सिंपल यूज करिए, वीमन, वाइफ, हाउस मेकर। इस तरह के वर्ड अगर यूज होंगे हमारे जजमेंट्स में, तो कम से कम वीमेन को जो स्टीरियोटाइप किया जाता है वो नहीं होगा। यस, एक हैंडबुक इशू की गई है जिसमें इस तरह की वर्ड की लिस्ट दी गई है, और हाई कोर्ट को, लोकल कोर्ट्स को जो है यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि आने वाले फ्यूचर जजमेंट्स में आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी कोर्ट ने कई चीजें कही हैं। कोर्ट ने ये रियलाइज किया है कि बहुत बार जजमेंट सुनाते टाइम जो जज होते हैं वो ये सोचते हैं कि वीमेन इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, और डिसीजन नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है। वीमेन ओवर इमोशनल नहीं होती हैं, इलॉजिकल नहीं होती हैं। तो जजमेंट सुनाते समय जजेस को यह ध्यान में रखना चाहिए। कई बार जजमेंट सुनाई जाती है ये ध्यान में रखते हुए कि हर वीमेन जो है वो बच्चा चाहती है। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। आजकल करियर की चीजें, करियर पे लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कई लोगों को इच्छा नहीं है बच्चे पैदा करने की। ये पॉइंट ऑफ व्यू वीमेन को लेके जजेस के मन में आना चाहिए। इट इज अ स्टीरियोटिपिकल प्रिजम्पशन दैट ऑल वीमेन वांट टू हैव चिल्ड्रन। ऐसा नहीं होता।
ऐसा माना जाता है कि हमारे समाज में कि अच्छा, एक महिला का अगर बच्चा नहीं है तो वो महिला ही नहीं है, उसको एक महिला बनने के लिए बच्चा जरूरी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। तो ये कुछ नए रिफॉर्म किए गए हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा एक दो रिफॉर्म और जो है कोर्ट में द्वारा किए गए, जैसे रीजनल लैंग्वेज के अंदर जजमेंट सुनाई जाए। अगर आजकल देखिए जजमेंट जो आती हैं वो हिंदी के अलावा गुजराती, तमिल, असमीज जो है कई सारी लैंग्वेज में आती है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात होगी, है ना। लैंग्वेज का स्कोप हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। और जेंडर इनक्वालिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे है, और सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। वो डिग्री अलग अलग हो सकती है, एरियाज अलग अलग हो सकते हैं। जेंडर इनक्वालिटी एक वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है, किसी कंट्री में कम है, किसी कंट्री में ज्यादा है। तो क्या रीजन है, स्पेशली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जब हम लोग पेट्रियार्की की बात करते हैं, ठीक है, वो वहां पे चीज आपको नजर आती है, पर्टिकुलरली दोज पैटर्निलिटी मतलब इनहेरिटेंस थ्रू मेल डिसेंडेंट्स। जो जमीन होती है, जो इनहेरिटेंस होती है, जो प्रॉपर्टी होती है फादर की, वो ज्यादातर मेल के हाथ में जाती है। तो ये भी हमारे यहाँ पे कल्चरल नॉर्म जो है वो चला हुआ है। मैरिड कपल लिविंग विद और नियर द हस्बैंड्स पेरेंट्स, यस, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि शादी करने के बाद जो लड़की है वो हस्बैंड के घर पे आती है। अगर हस्बैंड के घर पे भी नहीं आती है तो वो कपल ऐसी जगह पे रहते हैं जो हस्बैंड के पेरेंट्स के नजदीक होती हैं, रादर देन द वाइफ। ये सब चीजें एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन हमारा बन गया है। और हालांकि कई ट्राइब्स में इसका उल्टा होता है, लेकिन जनरली अगर आप तौर पे देखें तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। भैया बेटे की प्रेफरेंस हमारे समाज में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है ना। डाउरी सिस्टम, पैट्रियार्कल माइंडसेट, यस, वीमेन को लेके जो एटीट्यूड है समाज में, राइट, उनको मोरल अथॉरिटी के तौर पे देखा जाता है। उनके ऊपर मोरल्स जो है वो फोर्स किए जाते हैं। जैसे कुछ लोग एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे मंगलसूत्र है, ठीक है। मंगलसूत्र कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एक फोर्स किया गया है वीमेन के ऊपर। मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, व्रत रखना, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पे अग्री कर सकते हैं, ठीक है, आपका मन है रखिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो चीजें हैं वो मर्दों के द्वारा, मेल के द्वारा फीमेल के ऊपर एनफोर्स की गई है, टू शो देम दैट यू आर नाउ माई प्रॉपर्टी। जबकि मेल को लेकर ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है। जो मैरिड मेल होते हैं भैया, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं सिंबल पहनते हैं जिससे पता चले। अंगूठी पहने तो पहने, नहीं पहने तो नहीं पहने, कोई कंपल्शन नहीं है। इस तरह की चीजें भी कुछ लोगों का ये मानना है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट नजर आता है। वीमेल जो है वीमेन के ऊपर अपनी अथॉरिटी जो है जताते हैं। उसके अलावा पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ एजुकेशन, ये चीजें भी जेंडर इनक्वालिटी को एनहेंस करती हैं। अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें, वो भी बहुत खराब ही है। आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखें, आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखें, एजुकेशन अचीवमेंट में देखें, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखें, हर जगह हमारा रैंक आपको जो है वो बॉटम में नजर आएगा। तो इससे साफ साफ दिखता है कि हमारे यहाँ पे विमेन की जो सिचुएशन है वो समाज में काफी कम है। कुछ खास एम्पावर्ड वीमेन का एग्जाम्पल देके वो कुछ लोग कहेंगे अरे सोनिया गांधी जी तो इतनी पावरफुल हैं, है ना, ये फलानी जो है पॉलिटिशियन है वो वहां की सीएम है, वो आईएएस ऑफिसर बन गई। ये कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं जब समाज में दे रहे हो, तो इससे आप पूरी वीमेन के जनरल लेवल पे स्टेटस को जो है कंपेयर नहीं कर सकते हो कि सभी का स्टेटस ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ वीमेन ओलंपिक भी ला रही हैं, कुछ वीमेन बहुत बड़ा अचीव भी कर रही हैं, लेकिन वो बहुत टाइनी 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 परसेंटेज है। ज्यादातर वीमेन अगर आप देखें गांव में जाके, शहरों में जाके, उनको ना तो अपॉर्चुनिटीज हैं, ना उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, नॉट इन द फाइनेंशियल मैटर एंड नॉट इन देयर बॉडी ऑटोनॉमी ऑल्सो। वो समस्या हमारे यहाँ पे डेफिनेटली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द कोर्ट्स। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कोर्ट्स के अंदर आनी चाहिए। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो भैया कोर्ट्स को भी बदलना पड़ेगा। आप वो बाबा आदम के जमाने के कोर्ट्स वाला प्रोसीजर अभी नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। ये शुरुआत इसकी 2005 में हुई थी। फिर हम लोगों ने जो है इसको अपडेट किया 2007 में और 2014 के अंदर। इसमें क्या करना था, ई फाइलिंग, ट्रैकिंग केस ऑनलाइन, अपलोडिंग द जजमेंट्स ऑनलाइन, ये सब हम लोगों को करना था। ये फेज 1 और फेज 2 में करना था। फिर हम लोगों ने चलाया फेज 3। फेज 3 के लिए सरकार ने अभी 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और हमारे जज साहब काफी खुश हैं, चंद्रचूड़ जी। उन्होंने कई बार मौके पे ऐसा कहा है कि इतना सारा पैसा उनके पास आ गया है तो इसको अच्छे तरह से यूटिलाइज करेंगे। क्या करना है, जो हमारा पूरा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है, कोर्ट प्रोसेस को डिजिटलाइज करना है,
लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, लॉयर्स हैं जो लिटिगेंट्स हैं उनको इंटरनेट की एक्सेस देनी है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग अच्छे से यूज कर सके। इवन नॉट इन द सेंट्रल लेवल, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की बात भी कर रहे हैं, लोकल जुडिशरी की बात भी कर रहे हैं, इवन इसके साथ साथ आप पुलिस और प्रिजन सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। जो 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 जेल के अंदर जो स्टाफ होता है, जो वहां पे क्रिमिनल्स होते हैं या जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपग्रेड होनी चाहिए ताकि कोर्ट को ज्यादा दिक्कत ना आए। ये पूरा प्रोग्राम जो है चलाया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर, इसको फंड किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, अब कोर्ट्स के अंदर टेक्नोलॉजी आएगा, बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पूरा फास्ट हो जाएगा। यस, क्योंकि आप एक क्लिक के ऊपर कोई भी डिटेल जो है आपको मिल सकती है। अब लॉयर क्या करते हैं, लॉयर जानबूझ के एक आधा जो पेपर होता है उसको लेके आते ही नहीं है कोर्ट में, और फिर वो कहते हैं अरे जज साहब मेरे से तो गलती हो गई, मैं वो पेपर लाना भूल गया, प्लीज मुझे आप अगली तारीख दे दो। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है, जैसा कि सनी देओल ने कहा था। लेकिन अब क्या होगा, कोई भी लॉयर ये बहाना नहीं कर सकता है कि सर मैं पेपर नहीं लाया, क्योंकि सारे पेपर तो ऑनलाइन अपलोड हैं, आप तुरंत उसके एक्सेस कर सकते हो, तो सिस्टम बड़ा फास्ट हो जाएगा। जो पेंडेंसी है हमारे यहाँ पे केसेस की, वो जल्दी क्लियर हो जाएगी, डिले नहीं होगा, राइट। और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, भाई सीधी सी बात है, अगर जल्दी जल्दी जजमेंट होगा तो लोगों को भरोसा बढ़ेगा सब चीजों के अंदर, है ना। अब फंक्शन आप, और कोविड में आपने देखा भी है, ऑनलाइन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने काम किया है, तो इससे भी लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होंगी, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी पहलू हैं। कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ पे कोई डेटा प्रोटेक्शन को लेके कोई खास कानून स्पेशली नहीं है, हालांकि सरकार ने अभी पास किया है, लेकिन वो जब इंप्लीमेंट होगा तब की बात है, क्योंकि कानून पास करने से कुछ नहीं होता है, आप उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी बनाना पड़ता है, रूल्स भी बनाने पड़ते हैं। अभी रूल्स नहीं आए हैं, जब रूल्स आएंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या हो सकता है, आप किसी का 360 डिग्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं हूं, अब मेरे ऊपर किसी ने झूठा आरोप लगा दिया और मेरा कोर्ट केस चला गया पुलिस के पास या बाद में कोर्ट के पास चला गया, तो मेरा सारा जो डेटा है वो चला गया कि कंप्यूटर के अंदर, मेरी एक प्रोफाइल जो है वो बन गई। अब वो मेरी प्रोफाइल को मिसयूज किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। और एक बार आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन चली गई और बाई चांस मैं इनोसेंट हूं और कोर्ट ने मुझे कहा कि भैया आप जाइए, आप इनोसेंट हो, लेकिन मेरी प्रोफाइल जो क्रिएट हो गई है उसे कौन डिलीट करेगा और कहां कहां से डिलीट करेगा, ये समस्या है। तो फ्यूचर के लिए मेरी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये सब किसके अंदर जाने वाला है, होम मिनिस्ट्री के अंदर जाने वाला है ये सारा डेटा। अरे भाई कोर्ट का काम है ये, इसमें होम मिनिस्ट्री का क्या काम। It is not clear that why Home Ministry needs access to court data, which has absolutely no relation to the criminal law. कोर्ट का काम है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार यहाँ से मिसयूज कर सकती है। रैंसमवेयर, भैया लोगों ने हैक कर लिया आपके सिस्टम को, सारा डेटा चोरी कर लिया। रैंसमवेयर की समस्या जैसी भी एम्स में हुई, आपका पर्सनल सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है, आधार कार्ड का डेटा लीक हो जाता है, कोविन का डेटा लीक हो जाता है। तो डेटा लीकेज तो बहुत आम सी प्रॉब्लम होगी आजकल इंडिया में। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ट्रेनिंग फॉर द कोर्ट पर्सनल, यस, प्रोसीडिंग चल रही है, इंटरनेट ही चला गया, वाईफाई खत्म हो गया, बंद हो गया, तो कोर्ट का समय बर्बाद हो जाता है। वो सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन कोई भी आप नया इनिशिएटिव लेते हो कभी भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे अपनी लाइफ में हो, चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट ना करें। धीरे 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 चैलेंजेस को एक एक करके दूर करेंगे, बस इस तरह से समस्याएं सोल्व हो जाएंगी, है ना। चलिए, फ्लड फोरकास्टिंग ऐप लॉन्च्ड बाय द वाटर कमीशन। तो वाटर कमीशन ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है फ्लड वॉच। अभी ये एप्पल वाले फोन्स में नहीं है, अभी ये जो है एंड्रॉयड वाले फोन्स में है। आप इसको अगर डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको 7 दिन पहले ही आपको एडवांस में वार्निंग मिल सकती है कि भैया यहाँ पे फ्लड आ सकता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। 24 घंटे पहले भी आपको एक्सट्रीम लेवल पे आपको एडवाइजरी आएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो 24 घंटे से लेके 7 दिनों के तक का आपको एडवांस में फ्लडिंग का बताया जा सकता है कि यहाँ पे बारिश होगी, फ्लड आएगा, नो दैट। इस ऐप के अंदर जो है
अगर आप ऐप को देखोगे, हालांकि इसमें ऐप मुझे मिला नहीं, इस ऐप का, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड फोन होता तो शायद मैं इंस्टॉल करके दिखा भी देता स्क्रीनशॉट लेके। बट इस ऐप के अंदर पूरा एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिस मैप के अंदर अलग अलग एरियाज को डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ जो है डिनोट किया गया है। कहीं पे येलो कलर दिया गया है, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ग्रीन। आप उन डॉट के ऊपर क्लिक करके अपने एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो अगर चंडीगढ़ के ऊपर ग्रीन डॉट है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ कि यहाँ पे आने वाले 7 डेज के अंदर फ्लड के चांसेस हैं कि नहीं। अब मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज दी गई है, जिसमें अंदर सैटेलाइट के डेटा वगैरह का यूज किया जाएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह का यूज किया जाएगा, और मॉनिटर किया जाएगा हमारी फ्लडिंग वाले सिनेरियो को। तो ये किया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजुविनेशन। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी। बाकी छोटी छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको लेना चाहो तो आप ले सकते हो। सेंट्रल वाटर कमीशन इज हेडेड बाय अ चेयरमैन, और ये जो चेयरमैन है, इनको एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर का स्टेटस दिया गया है। तो एक बड़े ऑफिसर हैं, यूजुअली आईएएस ऑफिसर होते हैं ये। ठीक है। तीन जो है विंग्स होती हैं वाटर कमीशन की: डिजाइन एंड रिसर्च, रिवर मैनेजमेंट विंग, और होता है वाटर प्लानिंग एंड द प्रोजेक्ट्स। ये विंग इसके तीन होते हैं। एक ट्रेनिंग देने के लिए भी पुणे के अंदर एक नेशनल वाटर एकेडमी भी बनाई गई है, जो कि पर्सनल को ट्रेनिंग की जाती है। हालांकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर पड़ता है। तो फ्लड कंट्रोल करना हुआ, इरिगेशन वगैरह के अंदर नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वगैरह की जो रिसर्च वगैरह होती है, जो कंजर्वेशन किया जाता है, वो सब किया जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम कंसल्टेशन दी जाती है। तो वो आप सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये वाला पॉइंट जो है प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से, और ये वाला पॉइंट भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आता है, अगर आपको लिखना है कि वहां पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, फ्लड को लेके क्वेश्चन अगर आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो कि बहुत बार आता भी है, स्पेशली अर्बन फ्लडिंग को लेके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस में, वहां पे आप डेफिनेटली इस ऐप का जिक्र कर सकते हो। तो एक करंट अफेयर आपको इस तरह से एग्जांपल देने के काम आ सकता है। स्पेशली फ्लड वॉच के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, एज एन एग्जाम्पल आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, या कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।